नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड LT का प्रश्न पत्र ड्राइंग सब्जेक्ट का लेके उपस्थित हुआ हूं। जितने भी ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या पता आयोग यहाँ से भी आपके क्वेश्चन उठा ले, तो इसलिए ये सारे प्रश्न आप नोट डाउन करते हुए चलेगा और इन्हें बाय हार्ट याद भी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के पहली कड़ी में। तो यहाँ पर पूछा गया था, एक प्रश्न था कि ललित कला नहीं है, ललित कला किसके अंतर्गत नहीं आती है? तो ये टोयोग्राफी थी, तो उसके अंतर्गत ये नहीं आती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया था घुमा के कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन दिया था, नंबर दिए थे 5, 6, 7 इस प्रकार से दिए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पर उसको हल करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 5 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है ललित कला होती है, मूर्ति कला होती है, वास्तुकला होती है, संगीत कला होती है और काव्य कला होती है। ये 5 प्रकार की क्या है कलाएँ होती हैं, ठीक है, याद देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न था यहाँ पर रुद्रप्रद कला कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये था। तो ये देखिए 3 प्रकार की होती हैं। तो प्रश्नों के मैंने पूरा प्रश्न पत्र हल किया हुआ है, ये देखिएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है चित्रकला आती है उसके अंतर्गत, तो फिर आपके मूर्ति कला आती है, फिर वास्तुकला आती है कि जिसमें कोई रूपरत, ठीक है, ये रूपरत कलाएं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिसमें हम रूप प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत कौन सी कला नहीं आती है। देखिए हम जब किसी आर्ट को जब रूप प्रदान करते हैं, वो चित्रकला के माध्यम से हम किसी चीज़ को उकेरते हैं या फिर मूर्ति के माध्यम से किसी की मूर्ति को उकेरते हैं, या चाहे कोई पशु पक्षी की हो या किसी ईश्वर की हो या किसी व्यक्ति विशेष की हो, तो हम किसी न किसी रूप में उसको एक आकार देते हैं, तो रूप प्रद के अंतर्गत आती है। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जिसके अंतर्गत आप भवन निर्माण इत्यादि चीज़ें आती है, तो एक खूबसूरत भवन को आप बना देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें वास्तुकला का जो सबसे बेहतरीन जो उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो वो आपका क्या है, ताजमहल, वो हमें देखने को मिलता है। जब हम रुद्रप्रद कला के अंतर्गत जो नहीं आती है, तो संगीत कला की अगर मैं कहूँ, जैसे आप कहते हो कि सारे गामा पाधा निसा, ये इनका कोई आकार नहीं होता है, तो ये रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो यहाँ पर आज लिख दिया मैंने कि संगीत कला नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होता है, तो ये पता है कि प्राथमिक रंग आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बने थे, तो इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से रख रहा हूँ आपको। देखिए ठंडा रंग, ठंडा रंग क्या है, पहले ही देखिए। ठंडा रंग जो होता है वो कहीं ना कहीं शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं हमें ठंडापन का महसूस कराता है। शीतल मतलब कभी कहते हैं ना कि बहुत ठंडी हवा का झोंका है, वो जो ठंडापन जो झोंका है, वो ठंडापन क्या करता है, कहीं ना कहीं शीतलता को हमारे अंतर्गत वो उभेरता है या कहें उकेरता है। जब ठंडापन अगर ठंडे हवा का जब झोंका आता है तो हमारे चेहरे पर लगता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक फीलिंग आती है ठंडेपन का। तो जो ठंडा रंग है वो किस चीज़ का द्योतक है, वो शीतलता का द्योतक है और वो शीतलता का भाव उत्पन्न करता है। शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, वर्णों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे इनकी तरंग गति कम होती है, याद रखिएगा, जितने भी ठंडे रंग होंगे उनकी तरंग गति जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा कम होंगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपका हरा है, नीला है, आप इत्यादि, ये रंग जो कि ठंडे रंगों के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम गर्म रंग की बात करते हैं, जिसमें हमें ऊष्मा या हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसकी तपन हमें महसूस होती है, तो वो रंगों को हम गर्म रंग कहते हैं। जैसे कि जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास करते हैं, इसीलिए उसको ये रखा गया। देखिए जो रंग सूर्य के रंगों के समीप होते हैं, जो सूर्य के रंगों के समीप होते हैं और साथ ही जिनकी तरंग दैर्घ्य गति जो होती है बहुत अधिक इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, तो ऐसे रंगों को उष्ण रंग जिसे आता है गर्म रंग की श्रेणी में हम रखते हैं, तो उसके गर्म रंग कहते हैं। अब गर्म रंग के अंतर्गत कौन से रंग आता है, आप देख पा रहे हो कि लाल आता है, पीला, ये क्या है, गर्म रंग के अंतर्गत इनको हम रखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आए थे,
तो वो प्रश्न जो आए थे मैंने उनको विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर जिस बच्चे को लगता है कि मेरे द्वारा जो दी जा रही जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट अवश्य करें, और साथ ही इतनी रिक्वेस्ट तो करूँगा कि आपसे कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए पेस्टल रंगों की बात करते हैं। पेस्टल रंग क्या होते हैं? ये जो रंग होते हैं धरातल को स्थायी करने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। फेस्टिव अगर हम कहते हैं तो जो कि क्या होता है रजीन अर्थात जल्दी सूखने वाले सॉलिड का एक धोतक होता है, ठीक है। पेस्टल रंग क्या होता है? हम जब इसको किसी सतह पर जब हम अप्लाई करते हैं इसका जो रिएक्शन आता है वो क्विकली आता है, या कहें जल्दी ये क्या होता है सूख जाते हैं और हमें वो गीलेपन का एहसास नहीं होने देता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है आपके सूखने की प्रवृत्ति इसके अंदर सॉलिड का क्या होता है धोतक के रूप में हम इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों आपसे मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि आप लोग क्या करें, जितने भी कला की जो परिभाषाएं हैं जिस व्यक्ति द्वारा जो कला की परिभाषा दी है उनको तो आपको रटी लेना चाहिए, क्योंकि आपका वो पोर्शन दिया हुआ है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए कला सत्य की अनुकृति है, इसकी संभावनाएं अत्यंत ज़्यादा हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। सॉरी, देखिए प्लेटो द्वारा ये शब्द कहे गए थे, इनका यह कथन था कि सत्य कला की अनुकृति है, ठीक है। अब यूक्लिड द्वारा क्या कहा गया था? ये जो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन ये था, ठीक है। यूक्लिड वो व्यक्ति था जिसने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया था। ये आपको मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है, अब ये देख पा रहे होंगे। तो अब वहां पर क्वेश्चन आए थे तो मैंने क्वेश्चन को अपने हिसाब से इसको लिखा है। देखिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन था दूसरा, यहाँ पर देख पा रहे हो कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये किसे है, ये किसको संबोधित करता है? ये कवि ये शैली को क्या कहता है, कहीं ना कहीं इंगित करता है, ठीक है। क्वेश्चन बना था कि कला में सत्यम शिवम सुंदरम का की अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो जो ये कह गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन था कि यशोधर पंडित द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो वहां पर 4 ऑप्शन थे, तो उसका जो सही आंसर था वो आपका जय मंगला उनके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? यशोधर पंडित द्वारा। अब इसको ये उल्टा क्वेश्चन भी घुमा लीजिए अपने अनुसार कि जय मंगला जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी है, तो आपके सामने जो आता है कि यशोधर पंडित द्वारा इसको रचा है, ठीक है। क्वेश्चन बना था कि कामसूत्र के अनुसार कलाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब हम कामसूत्र के आधार पर अगर देखते हैं तो कलाएं आपकी होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, याद रख लीजिए। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र संबंधित खंड का नाम अगर ये पूछा गया था वो कला काल, ये इसको कहा जाता है कला। यहाँ पर इस पर से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कला प्रकरण, ठीक है, जो उसका खंड का नाम था कला प्रकरण या कलाकार करके ये था, ठीक है। तो 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि आपको गलत सूचनाएं नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप बेसिकली बहुत डीपली करके क्या करें, अध्ययन करें, जिससे कि आपकी जो आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना शानदार ये प्रदर्शन कर सकते हैं। और शानदार प्रदर्शन यदि करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो मम्मी पापा हैं उनको कहीं ना कहीं खुशी होगी। देखिए जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की चित्रकला जो संबंधित है वो कला प्रकरण से संबंधित है, याद रखिएगा ये था, ठीक है। अब देखिए तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तैल चित्रण जो तैल चित्रण का माध्यम कौन सा ऐसा माध्यम है, उसमें ये तमाम ऑप्शन दिए थे, तो प्लास्टिक इलम करके वो है, तो ये आपका क्या तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। वो जो क्वेश्चन बना था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल की बनावट कहलाती है। धरातल की बनावट क्या कहलाती है कि वो जो कहलाती है वो रंगत को, द्योतक है वो रंगत को प्रदर्शित करता है। जो बना था अगला क्वेश्चन जो था कि भूमि बंधन किसको दर्शाती है, तो भूमि बंधन हमेशा जो दर्शाती रेखा को कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बना था कि व्याकुलता का प्रभाव उत्पन्न कौन सी रेखा करती है निम्न में से, तो वहां पर दिया था, तो आपको पता है ना जो व्याकुलता का जो भाव व्यक्त करती है वो है आपकी क्षैतिज रेखाएं क्या करती है, व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति अंकन क्या है, किस प्रकार से किया गया था, वो क्वेश्चन बना था। तो प्रकृति अंकन की बात करते हैं तो जिसमें फूल, फल, पत्तियां और यथार्थ चित्रण, प्रकृति चित्रण का अंकन वो कहलाता है, याद रखिएगा। अब देखिए रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं, किससे उसको इंगित करते हैं। तो क्वेश्चन बना था, तो ये क्वेश्चन दोबारा बन सकते हैं, तो इनको नोट करते चलिएगा क्योंकि काफ़ी समय है आपके पास, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। देखिए इसको तान कहते हैं, तान को ही क्या कहते हैं, रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक ये माना जाता है, ठीक है। और आया था एक क्वेश्चन हुआ कि ऑक्सफोर्ड जो आदर्श वृत्त है उसमें कितने वृत्त उसको माना जाता है, 64 क्या है, 24 आपके ऑक्सफोर्ड का आदर्श वृत्त ये माना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करने को क्या कहा जाता है। तो जब हम किसी चित्र को अगर हम एक कोट में अगर पूरा कर देते हैं उसको, तो वो आला प्राइमर, इसको कहा आला प्राइमर करके, इसको आला प्राइमर जो किया जाता है, तो उससे क्या होता है पूरी तरीके से एक ही झटके में हम उसको कर देते हैं। अब देखिए फेरेस्को तकनीक कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं आपके दो। आपने देखा होगा इन दोनों विधियों का जो प्रयोग किया गया है वो अजंता के भित्ति चित्रों में किया गया है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बोनो, ये दो है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिए। अब फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर ये परत लगाई जाती है। जब हम फ्रेस्को से संबंधित जब हम चित्रांकन करते हैं तो धरातल पर हम कितनी परत लगाएंगे, तो 1 2 3 करके ऐसा आया था, तो वहाँ पर जो हम लगाते हैं धरातल में उसकी 3 परतें हम यहाँ पर लगाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में कहाँ से हुआ था, तो वास्तु चित्रण का जो आरंभ जो हुआ था वो आपके बंगाल शैली से हुआ। तो याद रख लीजिए जो आपका जो एलटी का ड्राइंग सब्जेक्ट का जो आपका दूसरी यूनिट है, इकाई दूसरी का ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो इसकी संभावना फिर से बन सकती है। अब देखिए क्वेश्चन बना था कि हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को स्वेच छोड़ देते हैं, तो कब छोड़ते हैं, वो जल रंग में हम छोड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जल रंग के अंतर्गत हम इसको छोड़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परा अंडा व गोंद दोनों में उपयोग ये किया जाता है, इसका याद रखिएगा। जब हम टेम्परा का प्रयोग करते हैं तो उसमें गोंद और अंडा दोनों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन आया था एक्रेलिक से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसका पूरा यहाँ पर चिट्ठा किट्ठा लिख दिया है। देखिए जब हम एक्रेलिक कलर की बात करते हैं तो ये हुआ था 1950 के लगभग। भारत में एक नवीन माध्यम का प्रचार यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर प्रचार में ये आई थी, जिसे कहा गया था एक्रेलिक, जिसमें विविधताओं को चित्रण किया गया था, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति जो मानी जाती है फ्रांस में सेंट फेंटर्स ने इसकी क्या कही थी, इस माध्यम की खोज की थी। और तैल रंगों की तुलना में एक्रेलिक कलर जल्दी ही सूख जाते हैं, याद रख लीजिएगा, और इसका माध्यम जल होता है। क्वेश्चन बना था कि एक्रेलिक कलर का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, तो वो था आपका जल। तो मैंने ये इसलिए आपके सामने पूरा रख दिया है क्योंकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा सरलता ये रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए एक्रेलिक कलर का जो उदय हुआ था 1950 में, भारत में ये आई थी, ठीक है। और फ्रांस में इसका उदय हुआ, सेंट पेंटेंस करके जो हैं उन्होंने इस माध्यम का खोज किया था। देखिए हम अगर तैल रंगों की अगर बात करें ऑयल पेंटिंग की तुलना में, अगर हम एक्रेलिक कलर की बात करें तो जो ऑयल कलर होता है वो काफ़ी लंबा समय लेता है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी ले लेता है सूखने में। और जो एक्रेलिक कलर है वो क्या होता है, जब हम किसी पेंटिंग में कलरों को अप्लाई करते हैं तो ये कलर क्या होते हैं, आप जैसा कलर आप करते रहते हैं तुरंत वो पीछे से सूखते हुए चलता रहता है। तो कहने का मतलब है वो तत्काल सूखने की प्रवृत्ति इनमें होती है, तो ठीक है, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैल रंगों का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा तैल रंगों का आविष्कार किया गया था, तो मैंने यहाँ पर दिया है आइजैक बंधु थे, इनके द्वारा किया गया था, तैल रंग का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब देखिए चित्रण की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसको तकनीक कहते हैं, ठीक है, तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है कि प्रभाविता चित्रण प्रमुख विषय से संबंधित है। अगर चित्रण का प्रमुख विषय क्या होता है, क्वेश्चन ये बना था, तो प्रभाविता ये था।
अब देखिए प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रतीक हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं, तो देखिए हमें चक्र, त्रिशूल, स्वास्तिक के रूप में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रतीक के रूप में हमें ये देखने को मिलते हैं। और जो अगला प्रश्न है कि ताम्र पाषाण युग में मानव पूजा करते थे, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका पहला ही जो टॉपिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो मृतका देवी की ये पूजा किया करते थे, ठीक है, ताम्र पाषाण युग में, याद रखिएगा। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल से अगला प्रश्न बना है कि प्रागैतिहासिक शिक्षा चित्रण ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो हम जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको शिक्षा चित्रण कहा जाता है। तो ये रायगढ़ से ये प्राप्त हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो बना था कि वो बना था कि चित्रण मोहरें, जो चित्रित मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई। जितने भी जो मोहरें हमें प्रागैतिहासिक काल में मिली थी, जिनमें आकृतियाँ खुदी हुई थी या कोई चीज़ें ऐसी खुदी थी, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो आपको ये सर्वाधिक ये ज्ञात होगा कि ये हड़प्पा नामक स्थान से ये प्राप्त हुई, चाहे आपके मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा टीले से हमें ये प्राप्त हुई थी। सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैं अगर आप देखोगे यहाँ पर अगला प्रश्न कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस स्थान पर की गई थी। तो ये याद रख लीजिए, तो ये पंचमढ़ी में सर्वप्रथम क्या हुई थी, आपकी प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की गई थी, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अजंता पूछा गया था कि अजंता किस धर्म से संबंधित है। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन जो था और जो बना था वो बौद्ध धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सी कला मानी जाती है। तो उसमें जो थी अजंता कला को हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म से इंगित करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये आया था कि मुगल काल से संबंधित, ये कि मैग्नीज किसके दरबार में रहता था। तो मैग्नीज किसके दरबार में रहता था, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहता था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सांची का जो स्तूप किस काल में बनाए गए थे। तो जो सांची के जो स्तूप बनाए गए थे, सम्राट अशोक के समय में इनको निर्मित किया गया था। आपको पता होगा 84,000 स्तूपों का क्या किया था, अशोक ने यहाँ पर निर्माण किए थे। अब देखिए भृत स्तूप की अगर बात करें तो ये किस काल में बना है। तो भृत स्तूप जो बना था वो शुंग काल का ये बना हुआ है, याद रखिएगा। और हम जब कहते हैं कि गांधार शैली के समकालीन शैली किसे माना जाता है। देखिए गांधार शैली अपने चित्रकला या मूर्तिकला के लिए अपने स्वर्ण युग को ये प्राप्त हुई थी। तो उसके समकालीन अगर हम मानते हैं तो मथुरा को हम क्या मानते हैं, इसके समकालीन जिस प्रकार से यहाँ चित्र बने थे उसी प्रकार से जो मूर्तियाँ बनी या जो भी चीज़ें हुई थी जो अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी, तो उसी प्रकार का मथुरा भी ये थी। देखिए अगला प्रश्न यह कह रहा है कि मथुरा शिल्प में किस प्रकार का पत्थर का प्रयोग किया गया था। जब मथुरा में जो चाहे हम कहते हैं मूर्तिकला बनी थी सरहदी रूप में, उस टाइम पे बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम चीज़ें जो निर्मित हो रही थी, जो मूर्तियों में सजीवता आनी शुरू हो गई थी, वो आपके मथुरा या गांधार में ही आई थी। तो ये बेसिकली जो पत्थर का यूज करते थे अनुमन, ये बलुआ पत्थर का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। ये देखिए उस समय बहुत शानदार प्रश्न बने थे, तो बहुत से अनुमान लोगों को ये लगता था कि पेपर बहुत सरल आया था। तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो सारनाथ स्तंभ में कितने शेर हैं। तो सारनाथ स्तंभ में 4 दिशाओं में पीठ सटाए हुए ये शेर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला बना था कि जोगीमारा की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश प्रांत में या कहीं उस राज्य में स्थित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी को ये कोट कर ये बनाई गई थी, या इसको कोर करिए था कि कोर कर बनाई गई थी। इसको यहाँ पर ये थोड़ा संशोधन कीजिएगा कि काट कर बनाई गई थी, उसका आकार क्या था। तो आप देखोगे जो अजंता का जो गुफाएं हैं वो अर्धचंद्राकार, जिसे हम उल्टे कटोरे के आकार भी कहते हैं। अगर आप देखोगे जो अजंता की जो लंबाई कभी क्वेश्चन पूछी जाती है तो वो 75 फीट है, वैसे अगर आप फुट में कहोगे 250 फीट ये आता है, ठीक है। अब देखिए गेरुए रंग का जो प्रयोग चित्रण हेतु किया गया था, किस काल में इसको किया गया था। तो वहाँ पर जो काल दिए गए नवपाषाण आदि का पाषाण काल, ये अलग अलग चीज़ें दी गई थी। तो यहाँ पर वही चीज़ें मैंने आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो वहाँ पर थी, ठीक है। जो प्रश्न सही था वो आदि काल में। अब देखिए
भित्ति चित्र की अगर हम बात करते हैं तो भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कहाँ से आरंभ हुई, तो भित्ति चित्रकला की जो चीजें प्रारंभ हुई वो जोगीमारा की गुफा से मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब वास्तु चित्रण का प्रारंभ है भारत में किसने किया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको किया गया था। तो ये चीज़ रख लीजिए कि अब हम उसमें जो आपका फोर्थ जो दूसरे का बी और सी वाला जो आपका इकाई है वहाँ पर आपके भारतीय आधुनिक चित्रकार समकालीन चित्रकार दिए हैं, तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर उसमें दिया है वो, तो यहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रख लीजिए कि वह चित्रण का प्रारंभ जो पहले किया था प्रारंभ है वो अवनींद्रनाथ ने किया था, याद रखिए। अब ये गांधार वर्तमान समय में किस स्थान पर है, किस प्रदेश में है, तो किस प्रांत में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गांधार वो अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है, अफगानिस्तान में अभी ये है, ठीक है। अब सिद्ध संत वासला की जो कहते हैं संतल वासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अब एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला रखी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो वो प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए। उसके बाद में जो अगली जो टॉपिक लेके आऊँगा वो 2015 का क्या है, जो आपका एलटी का जो पेपर है उसको लेके आऊँगा, तो उसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इनको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मुझे लगता है कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इस श्रृंखला से बनेंगे। तो आई होप अगर आपको ये सूचनाएं या मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक लेता ही, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।